चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, किरचॉफ लाना। तो किरचॉफ लॉ में आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ बता दिया गया था। फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कल कि ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर न्यूमेरिकल में भी आ सकता है और फिर आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी आता है। यानी इसका क्वेश्चन कहीं भी किसी भी फॉर्मेट पे पूछ सकता है, चाहे वो है ना। अच्छा, बोर्ड की बात की जाए तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों जगह ये काम दे। तो भाई किरचॉफ लॉ का यूज हम कहाँ करते हैं, तो आपको बताया गया था कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, यानी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मतलब जो हार्ड हो, जो डायरेक्टली आपको इनडायरेक्टली दिख नहीं रहा है कि सीरीज में है या पैरेलल में। जैसे अभी तक हम लोग जो न्यूमेरिकल बनाए थे उसमें क्या था कि सीरीज और पैरेलल दिख रहा था, तो हम लोग आसानी से क्या करते थे, सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पे अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात आ जाए तो वहां पे हमें सॉल्व करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, किरचॉफ लॉ। किसका, किरचॉफ का कितना नियम है भाई, 2। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते क्या क्या है, जॉनसन लॉ और कैरेंट लॉ। जॉनसन लॉ और कैरेंट लॉ, किरचॉफ जॉनसन लॉ और किरचॉफ कैरेंट लॉ, है ना। तो भाई ये ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ या इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉनसन लॉ, या इसको क्या कहते हैं, कैरेंट लॉ, यानी किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम। बाबू यहाँ पे हम क्या बताए थे आपको, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हम आपको क्या बताए थे कि किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट का मान 0 होता है। किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट का मान 0 होता है ना। तो एग्जाम में अगर आएगा कि राइट किरचॉफ लॉ तो क्या लिखोगे, है ना। तो किरचॉफ का कितना नियम है भाई, 2 नियम है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन विल बी 0, एट द जंक्शन विल बी 0। हिंदी में क्या बोलोगे, है ना, किरचॉफ के प्रथम नियम के, है ना, या किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से किसी संधि पर, जंक्शन का हिंदी क्या होगा, संधि पर, किसी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजीय योग, कौन सा योग, बीजीय योग 0 होता है, बीजीय योग 0 होता है। याद हुआ किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है भाई, क्या समझे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, the algebraic sum of electric current at the junction will be 0, at the junction will be 0। यानी समझने को मिला क्या कि जंक्शन पर टोटल करंट का मान क्या होता है, 0 होता है। हिंदी में आप क्या समझे, किसी भी संधि पर कुल विद्युत धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। ये किसका कहना है, किरचॉफ लॉ का। किसका, किरचॉफ में भी किसका, फर्स्ट लॉ का। यहां तक किन्हीं को डाउट, ठीक है भाई। जंक्शन जैसे समझाया थे, जंक्शन मतलब जैसे बख्तियारपुर जंक्शन, तो वहां पे क्या होता है, जो भी ट्रेन आएगा वो जाएगा। अगर ट्रेन को अगर लंबे समय तक रोकना भी है तो वो पहले या रोकता है या तो आगे, ब्रेकर मारता भी है तो जंक्शन से पहले, मालूम है ना। यानी उसको याद करते हैं या कहीं पर लगाना है, तो अगर रोकेता भी है ट्रेन को बाई चांस किसी इमरजेंसी कारण, तो क्या करेगा, जंक्शन से 5-6 किलोमीटर पहले ही रोक देता, ठीक है।
तो जंक्शन पे जो भी ट्रेन आएगा वो क्या होगा, जाएगा। यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग, यानी जितना आएगा उतना जाएगा। बाबू तो यहां देखो ऑब्जेक्टिव एट जंक्शन समेशन आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव हुआ। जंक्शन पर टोटल करंट का मान कितना होता है, 0 होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है कि जंक्शन पर टोटल करंट का वैल्यू कितना होता है। आपको ऑप्शन में दिया है और एक ऑप्शन में आपको क्या था, 0 हो जाएगा। भाई एक चीज बताओ, तो जंक्शन मान लो ये जंक्शन पॉइंट है, तो यहां पे करंट आ रहा है और आ रहा है तो जाएगा भी। क्लियर? मान लो ये I1 है, ये और ये मान लिए ये जंक्शन पॉइंट हो। हम क्या जानते हैं कि जंक्शन पर टोटल करंट का वैल्यू क्या होता है, तो बाबू यहां ध्यान रखना, इसमें करंट जो है वो दो प्रकार का है, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। एक आ रहा है और एक जा रहा है। तो जो आप ही बता, जो पैसा आएगा उसको इनकम करते हो और जो जाता है उसको खर्च करते हो। तो इनकम आपका पॉजिटिव हुआ, खर्च आपका निगेटिव हुआ। तो इनकमिंग को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और आउटगोइंग को, तो भाई इनकमिंग कौन कौन है यहाँ, I1 प्लस I2 माइनस इक्वल टू, किसी को आपत्ति नहीं ना, तो ये हो गया। तो बताओ यहां पे लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस इधर जाके तो I4 प्लस I5 प्लस I6। यानी यहां से सीखने को क्या मिला कि ये है क्या, तो टोटल इनकमिंग करंट क्या है, टोटल इनकमिंग करंट, और ये क्या है, टोटल आउटगोइंग करंट। यानी सीखने को ये मिला कि टोटल इनकमिंग करंट जो होता है वो टोटल आउटगोइंग करंट के क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पे ध्यान रखना कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। क्लियर? तो जब भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, हम देंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, पहले थ्योरी पहले क्लियर कर दूंगा, एक बार पूरा न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव उठाएंगे, इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो भाई यहां जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कितना भी हार्ड, यानी आपका बिहार बोर्ड से लेकर के यहां मेडिकल तक का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग तक का क्वेश्चन है, तो अगर आप चाहते हो कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाए तो बस एक पॉइंट ध्यान रखना, इनकमिंग एक साइड कर देना, आउटगोइंग एक साइड कर देना, दोनों को बराबर। फिगर में ये तो दिखेगा ना कि कौन आ रहा है और कौन, ये तो दिखेगा ना। तो इनकमिंग को एक साथ कर देना और आउटगोइंग को एक साथ कर देना और दोनों को क्या कर देना, बराबर कर देना। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो फिर फंसा देगा, नहीं तो फिर फंसा देगा। इसलिए इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का वैल्यू निकाल लो और दोनों को क्या करो, बराबर कर दो, आपका क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर यहां से एक पॉइंट और आता है जो बोर्ड में पूछता है, ऑब्जेक्टिव, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है, तो यहां जो किरचॉफ लॉ हम पढ़े हैं उसमें क्या क्या सीखने को मिला। किरचॉफ फर्स्ट लॉ है क्या, व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट, कहां, एट द जंक्शन क्या होता है, जीरो होता है, तो विल बी जीरो। हिंदी में क्या लिखोगे, किसी संधि पर, किसी संधि पर विद्युत धाराओं का, विद्युत
धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। उम्मीद करें कि याद हो गया होगा। चलो फिर आपको बताए थे इनकमिंग को क्या लेते हैं, आउटगोइंग। एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि आप इनकमिंग को पॉजिटिव ही लो और आउटगोइंग को निगेटिव। आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हो। यानी मर्जी का मतलब अगर इनकमिंग को आप निगेटिव मानना चाहते हो तो आउटगोइंग को पॉजिटिव मानो। यानी आपकी मर्जी है कि आप मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकम को हम लोग जनरली पॉजिटिव मानते हैं तो पॉजिटिव और आउटगोइंग को निगेटिव। यानी बुक वगैरह देखते हो तो इनकमिंग पॉजिटिव हुआ और आउटगोइंग निगेटिव। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनकमिंग को हमेशा हम क्या करें, पॉजिटिव ही माने और आउटगोइंग को निगेटिव। आप जो भी मानना है मान लो, बस ये ध्यान रखना एक को जो माने हो उसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। एक अगर पॉजिटिव है दूसरा क्या होना चाहिए, क्लियर। फिर बताइए किरचॉफ लॉ जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाना हो तो हम क्या याद रखेंगे। किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल बनाना हो तो हम क्या याद रखते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ। क्लियर। अगर ये याद हो गया हो तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत। हिंदी वाले बच्चे लिख लोगे, हो जाएगा आप लोग से, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो हम आपको दे देंगे इसका, इंग्लिश तो है ही आपके पास। चलिए नेक्स्ट है क्या, किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लोग कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। केवीएल और फिर इसको हम लोग कहते हैं लूप लॉ। तो इसका भी तीन नाम, किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और थर्ड आपका है लूप। और तीनों का कोई ना कोई तो संबंध होगा, जैसे बताया था फर्स्ट में। तो भाई वोल्टेज लॉ यानी इसमें ये क्लियर कर रहा है कि किरचॉफ सेकेंड लॉ में जो आपका डिफिनीशन होगा वो वोल्टेज से रिलेटेड होगा। और लूप लॉ कहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लूप के लिए काम किया गया। किसके लिए, लूप के। लूप समझते हो ना, बंद परिपथ, क्लोज सर्किट। नहीं तो कहता क्या, किरचॉफ सेकेंड लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, किरचॉफ सेकेंड लॉ। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको किरचॉफ लॉ समाप्त हो गया। और किरचॉफ लॉ समाप्त हो गया तो बैलेंस बीटरस्टोन ब्रिज आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। बैलेंस बीटरस्टोन ब्रिज क्लियर हो गया तो आपको मीटर ब्रिज में दिक्कत नहीं होगा। तो बाबू एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। अगर एक पार्ट हमारा पकड़ होता है तो समझ लो कि आगे हमारा 3-4 पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो भाई किरचॉफ सेकेंड लॉ तो कहता क्या, भाई पहले समझोगे किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या है। कहता है किसी बंद लूप, किसी बंद लूप में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बताए थे कल, जैसे आपका रेसिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। इंडक्टर अभी नहीं पढ़े हो, आगे पढ़ोगे। फिर आपका सेल हो गया, सेल पढ़े हो ना। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं सभी का पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो। सभी का पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होता है, जीरो होता है। ये किसका कहना है, किरचॉफ सेकेंड लॉ। फिर से एक बार सिर्फ समझो, लैंग्वेज तो आप बना सकते हो। किरचॉफ सेकेंड लॉ में क्या होता है भाई, इसका यूज कहां करते हैं, ओपन सर्किट में या क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट में। भाई क्या जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होता है, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, तो भाई इलेक्ट्रॉन, हम लोग पढ़ क्या, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो इसका क्या होगा डिफिनीशन, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, अक्रॉस ऑल द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इन द क्लोज लूप, इन द क्लोज लूप विल बी जीरो। क्या कोई दिक्कत, फिर से एक बार, किसका सम, पोटेंशियल डिफरेंस का, किसके अक्रॉस, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का क्या होता है,
जीरो होता है कहाँ कहाँ क्लोज सर्किट में। क्या कोई समझ दिक्कत है कि नहीं को? किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? तो द अलजेब्रिक सम ऑफ, या ऐसे कर दो, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विल बी जीरो, है ना, विल बी जीरो इन द क्लोज लूप। ये किसका कहना था? किरचॉफ सेकंड लॉ का। हिंदी में क्या लिखोगे? तो देखो क्लोज लूप, जिसको हिंदी में कहेंगे बंद लूप, बंद परिपथ, ये ना बोलोगे। तो किसी बंद परिपथ में कुल विद्युतीय अवयवों का विभवांतर का योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्या किसी को दिक्कत है? तो भाई किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? देखो ये बोर्ड का VVI है, तो उसी की जैसा ट्रीट कर रहे तुम। यानी इसका मोटो मेरा यही है कि एकदम क्लास में 100% क्या हो जाए, याद हो जाए। तो इनक्लोज लूप, तो भाई क्या होगा? तो समेशन किसका? तो डेल्टा V, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? जीरो। अब भाई एक चीज बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा? इलेक्ट्रिकल का ही, मैकेनिकल कुछ का हो जाएगा नहीं ना। आप पढ़ क्या रहे हो? इलेक्ट्रिकल। तो अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो आपका डिफिनीशन यही है, यही डिफिनीशन। समझदार के लिए सारा काफी होता है। वही बात है कि अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसके लिए ये बहुत था डिफिनीशन बनाने की। कहते हैं तो इनक्लोज लूप, यहीं से डिफिनीशन बन रहा है। इनक्लोज लूप सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विल बी। अगर गौर से देखो तो डिफिनीशन यहां ही छुपा हुआ है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत हो जाएगा? तो भाई यहां पे आपको याद रखना है कि क्लोज लूप में सभी जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, विद्युतीय अवयव है, वो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। आगे बढ़े भाई, ध्यान रखना किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है वो किस पर आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्लियर? बढ़े आगे। बाबू यहां पे आपको ये देखना, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये रियलिटी है। बहुत सारे बच्चे को ना किरचॉफ लॉ तंग करते हैं। अगर आपके सर्किल में बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, आप उससे पूछना कि वहां पे किरचॉफ लॉ का जो सेकेंड लॉ है उसका जब यूज करता है तो उसका साइन कन्वेंशन जो लिया जाता है उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। मैक्सिमम बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है साइन कन्वेंशन में कि कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, किरचॉफ सेकेंड लॉ का यूज कैसे करना है, ये नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप बोर्ड पे, है ना, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हम कहेंगे कि ये सबसे आसान आपको लगेगा, सबसे आसान लगेगा, और है भी, बस थोड़ा सा ध्यान देना। तो बाबू यार साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। तो भाई फिजिक्स में चिन्ह परिपाटी होता क्या है? प्लस और माइनस, ठीक है। तो भाई साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ पे 4 पॉइंट याद रखना है। 4 पॉइंट में क्या होता है कि यही 4 पॉइंट आपको यूज होता है सर्किट में। जब आप घूमोगे ना तो वो 4 पॉइंट आपको जरूरत पड़ता है। वो पॉइंट क्या है? गौर से देखिए। ये रेसिस्टर है, तो इसका वैल्यू मान लो कितना? हाँ, इसमें करंट फ्लो कर रहा है बाबू, मान लो आई। क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। और बाबू लूप में होता है घूमना होता है। लूप में क्या करना होता है? घूमना होता है। घूमने का 2 सेंस होता है। जैसे लूप, मान लो ये लूप है, कोई भी पैक है, तो इसमें घूमने का कितना तरीका होगा? 2, या तो क्लॉकवाइज, 2 सेंस होगा ना। किसी भी लूप में आप कैसे घूम सकते हो? 2 तरीके से, या तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉक। तो एक होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, यानी आप जिधर ट्रैवल करते हो,
वो आपकी मर्जी होती है। बताएंगे क्वेश्चन में, वो मर्जी आपकी होती है कि आपको कैसे मूव करना है, आपको क्लॉकवाइज मूव करना है या एंटी क्लॉक मूव करना है। इसमें आपकी मर्जी होती है, आपको जैसे मूव करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यानी जिसमें आप ट्रेवल करोगे, यानी एक लूप हम देंगे तो उसमें ट्रेवलिंग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, क्लियर। तो अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम है अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो निगेटिव होगा। क्या होगा? कब? जब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल अगर क्या हो, सेम हो, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव या निगेटिव। इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो। डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। आई इंटू, बुझाया? कोई दिक्कत? तो भाई ध्यान रखना, जब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल अगर सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, निगेटिव। और अगर अपोजिट हो तो पॉजिटिव। अब बाबू फेल में दो टर्मिनल होता है ना, कौन सा टर्मिनल? दो टर्मिनल, पॉजिटिव और, तो जो बड़ा लाइन होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं और जो छोटा लाइन होता है उसको। तो अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल यानी आप निगेटिव से इंटर करते हो और पॉजिटिव से निकलते हो तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। निगेटिव से इंटर करते हो और कहा पॉजिटिव से निकलते हो तो ईएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। बाबू उल्टा कर दो, पॉजिटिव से इंटर और निगेटिव से निकलते हो तो भाई ईएमएफ। एक चीज बताओ, ये 4 पॉइंट है लेकिन याद रखने के लिए 2 ही काफी है। अगर ये निगेटिव है तो इसका उल्टा क्या होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका उल्टा क्या होगा? साइन कन्वेंशन याद रहेगा। फिर से एक बार, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल अगर सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट हो, और अगर सेल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो अगर आप निगेटिव से इंटर करते हो और पॉजिटिव से लिप करते हो तो बताइए ईएमएफ क्या होगा? अगर पॉजिटिव से इंटर करते हो, पॉजिटिव से इंटर करते हो है ना, और निगेटिव से निकलते हो तो क्या होगा? आपका निगेटिव। उम्मीद करें कि ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब हमारा कहना है कि आप मानने का कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन होता है क्या है ना कि अगर अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है? एक होता है कि देखो बनाने का बना लेंगे, एक होता है कि अगर बुक से चलते हैं तो कहीं फंसते तो उसका हिंट लेके समझ सकते हैं। अगर अपोजिट चलेंगे तो भाई वो बुक किसी काम का नहीं हो जाता है आपका। ठीक है, यानी अपने कॉन्फिडेंस से आप बात करो, गलत नहीं है। यानी कोई बच्चा ये कहेगा कि सर अगर हम इसको पॉजिटिव मान ले, इसको निगेटिव मान ले तो क्या नहीं बनेगा क्वेश्चन? जरूर बनेगा। फिजिक्स में ये ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन सबको परेशान करता है, लेकिन वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में एक चीज ध्यान रखना, जिसको मर्जी है आप पॉजिटिव मान लो, बस ये ध्यान रखना उसका उल्टा क्या होता है। कभी भी आपको दिक्कत है, आप नहीं भी रटोगे ना काम चल जाए। बस ये ध्यान रखना होता है कि अगर एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो तो उसके अपोजिट को क्या मानोगे? जैसे यहाँ भी देखो ना, इसको पॉजिटिव माने तो इसको उल्टा क्या होगा? निगेटिव। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ क्या होगा? तो उल्टा आ रहा है ना,
तो बस यही ध्यान रखना, किसी एक को पॉजिटिव मान करके दूसरे को आप निगेटिव मान के क्वेश्चन क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखो अब सर्किट की बात की जाए, मान लो बाबू ये लूप है, थोड़ा हार्ड ही कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा हार्ड कर दिए, क्योंकि एक बार हार्ड आएगा समझ में आ गया तो हल्का तो ऑलरेडी बन जाएगा। तो ये लूप हो गया जिसमें आपका 3 सेल हो गया, बाकी सब क्या है, रेसिस्टेंस। तो मान लो इसका ईएमएफ E1 E2 और ये R1 R2 R3 R4 और R। क्लियर। अब जैसे लूप में घूमना है बाबू, एक चीज ध्यान रखना, क्या क्या चीज ध्यान रखना है। तो अगर मान लो जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें लूप कितना है, तो एक ये लूप हो गया, एक ये लूप हो गया, एक ये लूप हो गया, 3। आप चाहोगे तो इसमें घूम सकते हो, है ना, ये पूरा में 4, है ना। इसी ढंग से आप चाहोगे तो ये पूरा में आप घूम सकते हो 5, यानी आपको घूमना है। तो लूप यहां पे ध्यान रखना, चाहे एक क्वेश्चन में 4 लूप हो 5 लूप हो, क्या ध्यान रखना है कि अगर हम एक में क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उस क्वेश्चन में जितना भी लूप है वो क्लॉकवाइज होगा। नहीं समझे बाबू, इसमें जैसे मान लो 3 दिख रहा है ना साफ, अगर इसमें हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, क्लॉकवाइज, यहाँ भी, ये ध्यान रखना। अगर एंटी क्लॉक घूमते हैं तो इसमें एंटी क्लॉक, यहाँ भी एंटी क्लॉक, यहाँ भी, यानी मर्जी आपकी है, यानी ये मर्जी आपका है कि आपको क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉक, इसका डिसीजन आपको करना है। इसका डिसीजन आपको करना है कि आपको घूमना कैसे है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। तो भाई जैसे घूमना है उसमें आपको कोई रुकावट नहीं है, आप घूमो, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉक। बस कंडीशन क्या है कि एक क्वेश्चन में अगर आप क्लॉकवाइज घूमे हो एक लूप में, तो उसमें जितना भी लूप है वो क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, वो इसमें एंटी क्लॉक नहीं करना। अगर एक क्वेश्चन में आप एंटी क्लॉक घूमे हो तो सारे लूप में उसमें क्या करो, एंटी क्लॉक घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी समझे क्या हम कहना चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारा क्या कहने का मतलब है, हमारा कहने का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक का डिसीजन आपको लेना, वो उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर एक क्वेश्चन में अगर आप क्लॉकवाइज एक लूप में घूमते हो तो बाकी सारा लूप में भी क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज ही होना है। समझ में आया। अब देखो बना के दिखाते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा फिगर है जी, हम भूल जाते हैं कि हमारा भी कोड आधा ही होता है। चलो ठीक है, देखो अभी यहाँ पे एक को समझा देते हैं हम। देखो यहाँ पे लूप है बाबू, नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी और नाम दे दिए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे लूप, अब यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, कुछ तो कारण है
कि मैक्सिमम बच्चे का ये किरचॉफ लॉ कमजोर होता है। ठीक है, पहले तो 100 में 90% का फिजिक्स ही कमजोर होता है, ये तो पता ही है आपको, है ना। अब मान लेते 10% का जिसका फिजिक्स बढ़िया भी है, उसमें भी क्या होता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कुछ तो बात होगा कि ये फंसाता है, बहुत टेंशन देता है। अब यहाँ पे टेंशन क्या हो रहा है बाबू, यहाँ 3 सेल है, कैरेंट तो तीनों से निकलेगा। अब हम किसको माने कि मेन सेल है, हम किसको माने कि मेन सेल है, समझ में आ रहा है? तो हम किसको मानेंगे, तो भाई यहां ध्यान रखना, जिसको मानना है आप मानो, जिसको मानना है आप इसको सेल को मान लो मेन सेल। जैसे यहाँ पे 3 सेल है ना, E1 E2 और जिसको मानना है, हम इसको मानना चाहेंगे, इसको मान सकते हैं, इसको मानना चाहेंगे, इसको मान सकते हैं, इसको माना, ठीक है। तो मेन सेल मानेंगे। अब बोलोगे सर तो क्या होगा, तो अगर इतना आसान होता तो फिर दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ बाबू, करना क्या है यहाँ पे कि जिसको मेन सेल मानना है मान लिए। अब आपका आंसर में क्या होगा अंतर, कि अगर वो जिसको आप माने हो वही अगर रियल में मेन सेल है तो आपका सारा आंसर जो आ रहा है वो तो सही हो गया। अगर मान लो कि ये मेन सेल हो गया तो क्या होगा कि जो करंट आ रहा है आप लोग का डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, यानी जो प्लस में आ रहा था वो क्या हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस में आ रहा था वो प्लस में, यानी साइन चेंज हो जाएगा। टेंशन नहीं होगा, वैल्यू में कोई तरह का चेंजिंग नहीं होगा। यानी अगर आप सही हो गया तो सारा वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, सारा वैल्यू क्या है पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं कि उसके अलावा कोई और है तो यही होगा कि मान लो इसको मेन मान, और रियल में मेन ये, ठीक है। तो आपने इसको माना, इसमें करंट का वैल्यू माइनस में आ रहा है 10 एम्पियर, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपका मेन सेल हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। बस साइन जो होगा वो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। यानी जिसको मेन सेल मानना है आप उसको क्या करो मान, ठीक है। ऐसे अभी थ्योरी लंबा चल रहा है तो थोड़ा होता है, जब हम न्यूमेरिकल बना के दिखाएंगे तो सारा जो डॉट आपके अंदर उठता है वो सब क्लियर होगा। जैसे यहाँ 3 सेल है तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, जब हम न्यूमेरिकल देंगे तो मान लो ये 6 वोल्ट का, ये 8 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का, तो इसमें कोई एक मेन सेल होगा ना जहां से करंट निकलेगा। कौन मेन सेल है भाई, अब हम किसको मान के बनाए, तो कंफ्यूजन बहुत होता है। तो भाई आप टेंशन मत लेना, आपको जिसको मान के बनाना है मान लो। अगर आपका माना हुआ सही है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर माना हुआ गलत है तो आंसर आपका क्या आएगा निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव में आने से क्या पता चला, निगेटिव आने से क्या पता चला कि डायरेक्शन रिवर्स है, डायरेक्शन उल्टा कर दो, सही हो गया, ठीक है। तो उसके चलते हम क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन बनाने की बात आती है तो ये खोजते रह जाता है कि किससे करंट निकाले। जितना देर में आप सोचोगे कि किससे करंट निकाले उतना देर में क्वेश्चन बना के क्या करोगे रख दो। और दिक्कत कहां पे है, अगर सही माना रह गया तो आंसर पॉजिटिव में आ गया, गलत माना हुआ है तो सिर्फ माइनस में आ रहा है, वैल्यू वही है, तो आप डायरेक्शन को क्या कर दो रिवर्स कर दो, डायरेक्शन को क्या कर दो रिवर्स कर दो, दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़, ठीक है। चलो देखो यहां पर ध्यान दीजिए, मान लो ये कि मेन करंट है आई, ध्यान दीजिएगा यहां पे इसको मान लिए ये मेन सेल है, सर्किट का मेन सेल कौन है यहां से कितना करंट निकला आई। अब आई निकला, आपको पता है ना जितना निकलेगा उतना ही पहुंचेगा, है ना, ये ध्यान रखना, जितना निकला है उतना ही पहुंचना चाहिए, ये पहला पॉइंट है सर्किट पे। तो आई निकला है, पहुंचना कितना चाहिए देखो फिर, तो ये आई है, यहां आप लोग का तो आई ही रहेगा, यहां पे कितना ब्रांच 2 ब्रांच, यही तो मान ले I1, क्योंकि यहां पे E1 है तो I1 बढ़िया रहेगा, ये कितना I1, तो यहां देखो ब्रांच है तो 2 ब्रांच में बढ़ जाएगा कितना I2। तो यहां इसको हम ऐसा करें, ये I1 आ रहा था, इधर I2 चला गया तो बचा कितना, नहीं समझे, मान लो ये 10 एम्पियर है, इधर 2 चला गया तो बचा कितना
8 ही ना, दिक्कत है क्या किसी को? अगर बोलना है तो इसको i3 मान सकते हैं। तो एक चीज मालूम है ना, जितना वेरिएबल बढ़ेगा उतना इक्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। मैथ के स्टूडेंट, जितना आप लोग का वेरिएबल बढ़ाओगे उतना इक्वेशन बढ़ेगा ना। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन सॉल्व कर देते हो, 2 वेरिएबल है x और y, तो कितना इक्वेशन चाहिए? 3 है तो 4 मानोगे तो टेंशन बढ़ाओगे नहीं ना। तो यहाँ पे हम मानने का i3 मान सकते हो तो, लेकिन समीकरण क्या होगा? बढ़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा भागेगा। तो ये i1 है तो ये कितना? तो ये i2 हो गया, वो एक ही बता, तो ये बचा कितना? अब यहां बताओ, यहां से आप बताना क्या है कि ये कैरेट आप लोग का कितना हो गया? i1 माइनस i1। अब यहां से क्या हो गया? ठीक है, तो यहां से देखिए क्या, यहां से क्या हो रहा है कि i2 माइनस i1 माइनस i2। ठीक है, अब देखिए यहां के बाद ये करंट जो होगा 2 पार्ट में बढ़ रहा है, 2 पार्ट में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां पे फिर वेरिएबल थोड़ा बढ़ जाएगा, वेरिएबल आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलो इसको मान ही लेते i3, और क्या बाद में देखा जाएगा, समीकरण बढ़ाएंगे। i3, तो यहां से i3 निकल गया, तो एक ही बताओ, ये i3 यहां तक तो i3 आएगा सिंगल। ठीक है, अब यहां देखो ये i4 और ये i5, बाद में रिलेशन निकालेंगे। अब यहां से देखो i4 निकला और ये निकल के कितना हो गया? ये i1 आया और ये क्या हो गया? i4, तो i1 प्लस i4 हुआ। और यहां देखो तो क्या जा रहा है? i5 और i5। अच्छा ये सॉरी i2 है, i2 है ना, i2 यहां तक आया ना, और ये i4 गया। क्लियर? अब यहां से देखो क्या हो रहा है, यहां से आप गौर कीजिएगा कि ये आपका i5 पहुंचा, यहां i5 पहुंचेगा, पहुंच गया। सर्किट सही है या गलत है इसका डिसीजन पता चलेगा इनकमिंग और आउटगोइंग। यहां आपको i1 पहुंच गया तो मेरा माना हुआ सही है, अगर नहीं पहुंचा तो कहीं ना कहीं हम गलती की है। तो देखो यहां पे जब पहुंचा तो क्या हो रहा है आप बताइए। एक मिनट, हाँ ठीक, तो i2 प्लस i2। देखिए यहां पे वेरिएबल थोड़ा बढ़ गया, तो ये कितना हो गया? i5। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहां पर i2 i4 प्लस i5 आया, आया। और जब यहां पहुंचा तो एक चीज बताइए, तो i4 प्लस i5 मतलब कितना? i3, i2 प्लस i3 हो गया यहां पर। और i2 प्लस i3 जो आया वो कितने के बराबर? ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? इनकमिंग कितना? i1, और यहां से जा कौन रहा है? i2 और i3, तो i2 प्लस i3 कितना हो गया? i1, यानी ये हो गया आप लोगों का कितना? i1। तो बताओ यहाँ पे फाइनल करंट कितना पहुंचा? क्या किसी को डाउट है किसी को? तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, यहाँ पे हमने ब्रांच को बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाना रहता तो यहाँ से हम i1 मान लेते हैं, यहाँ से i2 मान लिए तो i1 माइनस i2 हो जाता। फिर यहाँ मान लेते कोई करंट, फिर एक करंट यहाँ निकलता, बाकी 10 निकल जाता। फिर ऐड करेंगे तो उतना ही आए, ऐड करेंगे तो उतना ही आए। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे मानते हो। तो यहाँ पे अननोन थोड़ा मेरा ज्यादा हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिलेशन यहां से निकाल लोगे, कैलकुलेशन भागेगा थोड़ा। तो भाई सर्किट भी तो आपका हार्ड है, सर्किट क्या है? हार्ड है। इसमें आपका 1 2 3 पूरा 4 है ना, फिर एक बार पूरा उठाओगे तो 5, तो 5 लूप है, तो 5 लूप को सॉल्व करें 5 इक्वेशन आएगा, 5 लूप को सॉल्व करें 5 इक्वेशन आएगा। अननोन कितना है मेरा? 5 है, बन जाएगा। चलिए अब देखो यार करना क्या है कि जैसे ये लूप में घूमना है, घूम जाओ,
घूम गए। अब देखो कैसे घुमा जाता है। तो भाई अगर हम यहां मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो इसमें भी एंटी क्लॉक दिखा दिया, इसमें भी एंटी क्लॉक, ठीक है। तो पहला लूप इन लूप ए बी एच जी ए, क्योंकि बंद लूप कब होगा, जब जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंचेंगे तभी ना। तो ए से स्टार्ट किए तो ए बी एच जी ए, क्लियर, ये लूप है आपका। अब घूमना है तो कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां गौर से देखो करंट पास कर रहा है कितना, और आप कैसे जा रहे, ऐसे जा रहे ना, ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे जा रहे, ठीक है, और आप ऐसे जा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या है, सेम, ठीक है। पीछे में दोनों खड़े हो जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए दोनों, क्लास नहीं, वो बोर्ड नहीं देखना था, बाहर जाइए। बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, क्लास है, धर्मशाला नहीं है, यहाँ पे जाके बैठ गए। देखिए यहां पर, तो ये लूप है आपका भाई। अब इस लूप पे घूमना है, तो घूमने का क्या है, किसी को भी पकड़े, यहां से पकड़ेगा, ठीक है। यहां क्या हो रहा है कि कैरेट इधर जा रहा है और आप भी इधर ही जा रहे हैं, ऐसे जाने का मतलब क्या होगा, ऐसे ही जा रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ कैरेट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या है, सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बताइए ईएमएफ क्या होगा, सॉरी यहाँ सॉरी सेल है ना, यहाँ सेल में हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, सेल में क्या देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो आप ऐसे जा रहे हो तो सेल में इंटर कहां से कर रहे हो और निकल कहां रहे हो, ईएमएफ पॉजिटिव या निगेटिव, तो भाई माइनस, माइनस क्यों लिए, क्योंकि आप कैसे इंटर कर रहे हो, निकल कहां रहे हो, तो भाई ये क्या होगा। फिर यहां देखो रेसिस्टेंस, तो यहां करंट इधर ही है और आप ऐसे जा रहे हो, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो रेसिस्टेंस में जब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या हो, सेम हो, तो बताइए पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव। तो कितना हो जाएगा, माइनस I2, कोई दिक्कत, दिक्कत है कि नहीं को, चलिए अब आ जाइए यहां तक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पहुंचे, तो यहां पहुंचे तो करंट इधर है और आप भी इधर ही जा रहे, करंट इधर ही है ना भाई, और आप कैसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे, तो दोनों का सेम सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। प्लस होगा या माइनस, क्या होगा, माइनस, कितना, माइनस I1 R1, माइनस I1 R1, क्लियर। अब यहां देखिए कैसे इंटर करते हैं, सेल में किससे देखते हैं, करंट का डायरेक्शन से या डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल से, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो भाई आप बताओ कैसे इंटर किए, निगेटिव से, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा, क्या लिखे प्लस, E1 इज इक्वल टू इक्वेशन 1, आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहां दूसरा, बस सिर्फ हम आपको ये दे रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल देंगे ना, डाटा होगा। अभी हम आपको किरचॉफ सेकेंड लॉ का यूज करने के लिए सिखा रहे हैं, समझ में आ रहा? अभी हम आपको क्या करें, किरचॉफ सेकेंड लॉ का यूज कैसे करते हैं पहले आप समझ लो, फिर न्यूमेरिकल देंगे आप बना लेना। तो यहां देखो इसमें घूमना है, तो घूमेंगे कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्यों, क्योंकि पहले वाले में हम एंटी क्लॉक वर्क कर चुके हैं, तो जब तक ये क्वेश्चन समाप्त ना हो जाए हम एंटी क्लॉक को नहीं भूलने वाले, ठीक है। चलिए अब यहां पकड़ना है, किसी को भी पकड़ो,
कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला चलो इसी को पकड़े, यहाँ करंट आएगी और आप भी ऐसे ही जा रहे हो ना, तो दोनों का डायरेक्शन प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, कितना लिखे I3 R3, कौन सा लूप के लिए? इनक्लोज लूप B G H E F G, क्लियर? तो भाई एक चीज बताओ, यहाँ पे इसको पकड़े ना, तो यहाँ बताओ पोटेंशियल जो आएगा वो पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव। क्या लिखे हम? I3 R3, तो क्या लिखे? माइनस I3, कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ जो है किसको देखते हैं, करंट का डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल? कहाँ इंटर कर रहा है, निकल कहाँ से रहा है? प्लस होगा या माइनस? क्या लिखे, क्या लिखे? E3 है ना, तो प्लस, कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ यहाँ बताओ करंट किधर है? राइट वार्ड। आप कैसे जा रहे हो? लेफ्ट वार्ड। दोनों का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन प्लस या माइनस? प्लस। क्या लिखे हम? करंट कौन है इस ब्रांच में? करंट कितना और रेजिस्टेंस क्या लिखे? प्लस I2 R2 प्लस I2 R2, क्लियर है? और बताओ यहाँ कैसे इंटर कर रहे हैं? निगेटिव से, और निकल कहां से रहे? प्लस या माइनस? क्या लिखे? प्लस E2 इक्वल टू, अब समझ में आया? समझ में आ रहा है कुछ? चलो इसको भी देखते हैं, ठीक है? तो इसको देखेंगे तो क्या होगा? इन लूप B C D E, अब हमें नहीं आता, आप ही बताओ। इसका बताइए क्या लिखे, हमको नहीं आ रहा। पहले ये बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा या माइनस? क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो बताइए करंट इधर जा रहा है और आप भी इधर ही जा रहे हो, तो दोनों का सेम है, मतलब ये क्या होगा? निगेटिव। भाई करंट है कितना? रेजिस्टेंस कितना? क्या लिखोगे? माइनस I5R4, बुझाया? अब बताओ यहाँ बताइए, माइनस I5 और माइनस I5 R5, क्लियर है? और यहाँ बताइए, इसके बाद ऐसे जा रहे हैं, इसमें बताइए क्या होगा? माइनस, क्या होगा? तो माइनस E3, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव होने का ना, इक्वल टू कितना? 0। आया समझ में? तो ये था आपका लूप में घूमने का तरीका। तो इसमें 4 पॉइंट याद रहेगा, काम चल जाएगा। पहला क्या याद रखना है कि अगर रेसिस्टर हो, अगर क्या हो? रेसिस्टर हो और डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल अगर सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव। अपोजिट हो तो, है ना, अपोजिट हो तो पॉजिटिव ना। और अगर सेल में देखा जाए तो, अगर सेल की बात की जाए तो, है ना, अगर सेल में क्या देखते हैं? तो अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल निगेटिव से इंटर कर रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है तो ईएमएफ पॉजिटिव, और पॉजिटिव से इंटर करता है तो ईएमएफ। चलिए एक क्वेश्चन दे। इतना कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा था और बोर्ड पे ध्यान नहीं, बैठ के क्या करोगे? ऐसे भी हमको फील पढ़ाना तो है नहीं, बाद में बच्चा बोलता समझ में नहीं आता, हम क्या करें?
तो ऐसा करते हैं हम आपको बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज का ही कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर है न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से दे देंगे इसका सर। देखो कितना टाइम हुआ, टाइम है। बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज क्लियर करते हैं, ठीक है। यही बाने आपका ये थ्योरी रिपीट भी हो जाएगा, इसी का यूज होगा। तो बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज, तो बाबू यहाँ पे बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि आपको ब्रिज के फॉर्म में रेसिस्टेंस को अरेंज करना होता है। इसमें 4 रेसिस्टेंस होता है ब्रिज के फॉर्म। ये 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। चलिए आवाज नहीं, अगर बाहर जाने का मन है तो अपने से बाहर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये ब्रिज के फॉर्म में कितना रेसिस्टेंस को ऐड किए, 4 रेसिस्टेंस को, है ना। R1, R2, R3 और R4, क्लियर। और इसके बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट, किसको, गैल्वेनोमीटर, नाम सुने हो। गैल्वेनोमीटर क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस है, जो करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। अब हमने इसको सेल से क्या कर दिया, कनेक्ट, ठीक है। नाम दे दो, क्लियर। बाबू यहां से करंट जाएगा ना, तो यहां तक कितना, आई, कितना, अब यहां से क्या होगा, 2 पार्ट में बटेगा। तो इसको मान लेते I1, इसको मान लेते I2, कोई दिक्कत। फिर देखो I1 यहां तक I1 ही होगा ना, फिर यहां तक फिर 2 पार्ट में बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो यहां से फिर 2 पार्ट में बढ़ेगा, तो एक इधर जाएगा और एक इधर। तो इसको मान लेते IG, मतलब करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास करेगा उसको क्या मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, I1 माइनस IG। किसी को आपत्ति, I1 माइनस IG। अब देखो यहां से I2, यहां से IG, दोनों मिल जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, होगा, कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ I2 प्लस IG, I1 माइनस IG कैंसिल, I1 प्लस और I1 प्लस I2 कितना, और अगर यहां से देखा जाए तो ये कितना, पहले ये बताइए, फिगर क्लियर है, कोई दिक्कत किन्हीं को। भाई यहाँ क्या किया गया, कितना रेजिस्टेंस माने, 4, चारों को किस फॉर्म में अरेंज किए, ब्रिज के फॉर्म, किस फॉर्म में। और आपने फिर क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया ना, किसके किसके भी, बी और डी के, बी और डी के भी, जिसका रेजिस्टेंस कितना, है ना, रेजिस्टेंस RG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। अब बाबू लूप में घूमना है, तो यहाँ कितना लूप दिख रहा है, A B D A, एक ये लूप हुआ और एक ये लूप हुआ। तो देखो इन लूप A B D A, है ना। तो आप क्या जानते हो, बाई KVL, बाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो भाई एक चीज बताओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का क्या कहना था, किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज लूप में जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है सभी का पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। बाबू एक चीज बताइए, यहाँ लूप है तो घूमना होगा ना, ठीक है। अब देखो कितने बड़े आप घुमक्कर हो, देखो यहाँ पे घूमना है, तो भाई यहाँ पे घूमने का 2 सेंस होता है, क्लॉकवाइज और, ठीक है। तो मान लो ये क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, क्लियर। अब देखो यहाँ देखो घूमना है, तो आप इसको पकड़ो, चलो इसी को पकड़ो, तो जिधर करंट
उधर ही आप जा रहे, जिधर करंट उधर ही आप जा रहे, प्लस या माइनस, क्या होगा, कितना लिखे, -I1। चलो यहाँ बताओ, इसका रेजिस्टेंस RG है और करंट IG है, पहले प्लस बताओ होगा या माइनस होगा, कितना लिखे, -IG, पक्का, आप बोल दे रहे हो हम लिख दे रहे, ठीक है। और बताइए यहाँ क्या लिखे हम, क्या लिखे हम, प्लस, क्या होगा, तो प्लस में यहाँ देखो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर, तो डायरेक्शन सेम या अपोजिट, प्लस या माइनस, कितना लिखे, प्लस I2 R4 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो इतना इसका हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। इसी ढंग से इन लूप B C D, अब हमको नहीं आता है, क्या लिखे, चलो किसी को पकड़ो, चलो इसको पकड़ो, क्या लिखे, ठीक है। पहले ये बताओ प्लस होगा या माइनस, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या है, तो यानी क्या होगा, माइनस। भाई इसको क्या करोगे आप, कितना लिखो, I1 माइनस I2 इंटू, क्लियर है। और बताओ यहाँ क्या लिखे, प्लस कितना, I2 प्लस I2 है ना, इंटू प्लस, क्यों, इससे पहले माइनस लिखे थे, प्लस होना चाहिए नहीं ना, इसका बताइए क्या लिखे यहाँ, प्लस या माइनस, क्यों, क्योंकि करंट नीचे और आप डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो प्लस कितना, IG R, यस या नो, इज इक्वल टू, किसी को आपत्ति। अब बाबू एक पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा, ये कंसेप्ट है, फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी फॉर बैलेंस के लिए, संतुलन है ना, संतुलन के लिए ये कंसेप्ट है कि ये संतुलन के लिए, इसका मतलब ये होता है, ये संतुलित कब होगा, जब इससे कोई करंट पास नहीं करे, ये कंसेप्ट है। यानी जहां भी बैलेंस लिख दिया, इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा। ये कंसेप्ट हुआ बाबू जो आपको याद रखना है। यानी फॉर बैलेंस बिटवीन ब्रिज IG इज इक्वल टू कितना, 0, IG इज इक्वल टू 0, यानी बैलेंस के लिए करंट का वैल्यू कितना होगा, 0, IG इक्वल टू 0। तो बाबू IG 0 हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये कंसेप्ट है। यानी ये आपको कहीं भी अभी मिलेगा, अभी 3 जगह मिलेगा, एक यहां मिला, दूसरा मीटर ब्रिज में मिलेगा, तीसरा आपको पोटेंशियोमीटर में मिलेगा। तो बैलेंस जहां भी वर्ड यूज किया जाता है, आपके माइंड में क्या जाना चाहिए कि वो कहना चाह रहा है कि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 IG को 0 कर दो, 0 इंटू समथिंग, तो कितना बचेगा, इज इक्वल टू, तो माइनस किधर जाके, I1 R1 इज इक्वल टू I2, यानी I1 बटा I2 इज इक्वल टू R4 बटा R1। ये तो इक्वेशन 3 मान ले, कोई दिक्कत है। चलिए अब आगे आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। बताओ IG को 0 करो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0, तो बचा कितना, माइनस I1 I2, बाकी ये तो 0 हो गया, तो कितना लिख दे,
माइनस I1 R2 प्लस I2 R3 बराबर, यानी I1 R2 बराबर I2 R3, यानी I1 बटा I2 इक्वल टू कितना, R3 बटा R2। इक्वेशन 4 मान ले। और बाबू इक्वेशन 3 और 4 में LHS सेम है। इक्वेशन 3 और 4 में LHS सेम है, तो RHS भी। तो फिलहाल इक्वेशन 3 और 4, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा बाबू, R4 बटा R1 इज इक्वल टू R3 बटा R2। तो इसको अरेंज कर दो, उल्टा कर दो, R1 बटा R4 इक्वल टू R2 बटा, यही हो गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। R1 बटा R4, R2 बटा R3 आ गया। या तीसरा गुना करो, याद देखो ये दोनों गुना हो सकता है, ये दोनों गुना होगा तो कितना आएगा, R1 कितना आएगा, R1 R3 R2। तो बाबू यहां सीखने को क्या मिला कि बैलेंस है या नहीं है कैसे चेक करते हैं, बैलेंस है या नहीं है कैसे चेक करेंगे। तो भाई यहाँ ये दोनों का गुना और ये दोनों का गुना अगर सेम है तो बैलेंस है, अगर सेम नहीं है तो बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब बोलोगे सर बैलेंस है इसका मतलब, जब ये बैलेंस है इसका मतलब इससे करंट पास, इसका मतलब ये हुआ कि इसका सर्किट में कोई योगदान नहीं है। इसको हटा दोगे, अब हटा दोगे तो बताओ ये दोनों सीरीज में, ये दोनों फिर क्वेश्चन आसानी से बन गया। क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये दोनों और सीरीज में। उसके बाद फिर जो आएगा, और अगर बताओ अगर ये बैलेंस, अगर ये नहीं आप जानते तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और दे देगा, अब क्वेश्चन बनाने का तो आप तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो जब भी 5 रेजिस्टेंस होता है ना तो थोड़ा सा आदमी रुक जाता है। सर्किट जब क्वेश्चन देखोगे ना, अगर 5 रेजिस्टेंस है सर्किट में तो थोड़ा रुक जाना, पहले ये देखना कि ये किसका क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का है या नहीं है। अब है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो 99% क्वेश्चन जो होता है वो आपका बैलेंस का होता है, 0.1% ये होता है कि आपको बैलेंस नहीं देगा। तो भाई अब बोलेगा कोई बच्चा कि सर बैलेंस नहीं देगा तो कैसे बनेगा, डिटेल लंबा जाएगा एकदम, फिर किरचॉफ लॉ बेसिक की तरह एकदम बनेगा डिटेल। अगर बैलेंस है तो एकदम आसानी से बनेगा, ये तो हट गया, ये क्या हो गया, हट गया। तो ये दोनों और फिर दोनों आसानी से, यानी R1 R2 R1 प्लस R3 प्लस, यानी इसका आंसर एक लाइन में आपका आ गया R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। आया समझ में, कोई दिक्कत है? तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्लियर हुआ? किसी को आपत्ति है? सर्किट समझ में आया था कि करंट यहां से कितना निकला, I कितना पार्ट में टूटा, क्यों, क्योंकि 2 ब्रांच है ना। फिर बता, यहां से I1 गया, फिर यहाँ कितना ब्रांच, करंट कितना पार्ट में टूटेगा, 2। इस पे क्या मान लिए, I, तो बचा कितना, I1 माइनस I, यहाँ कितना I2, ये I2 दोनों जुड़ गया, कितना निकला I2 प्लस I2, फिर दोनों जुड़ेगा तो IG कैंसिल, I1 प्लस I2 कितना। उसके बाद किरचॉफ लॉ का यूज कर देना है, लूप लॉ का 2 बार, वहां से इक्वेशन निकल जाएगा। और लास्ट में क्या लिखना है, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज IG का वैल्यू कितना, कहां से आया, तो ये कंसेप्ट है, ये क्या है, कंसेप्ट है। बैलेंस मतलब IG का वैल्यू कितना, 0। तो IG का वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करें कहां, 1 और 2 में। तो इक्वेशन आएगा 3 और 4 और 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो हमारा कंडीशन निकल जाएगा।
तो ये 5 नंबर में आता है। राइट किरचॉफ लॉ, फाइंड द कंडीशन फॉर बैलेंस फिट स्टोन ब्रिक। हो जाएगा। तो ये समाप्त हो गया। कल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को कवर कर लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए तो नोट कर लीजिए मोबाइल फोन।